हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लोजेस का। अब आप लोग मुझे बड़ा बोलते हो सर टेंस पढ़ाइए, एक्टिव पैसिव पढ़ाइए। दोस्तों अगर आपको टेंस को समझना है ना तो आपको टाइप्स ऑफ क्लोजेस की नॉलेज होना बेहद आवश्यक है। ओके, तो ये पार्ट 1 है, आगे 3 पार्ट्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई साहब ये इंग्लिश क्या है। भाई इंग्लिश जो है अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी कि ये एक भाषा है और किसी भी भाषा को सीखने के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस होता है और वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। दोस्तों सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप इस भाषा के माध्यम से अपने मन के विचारों को, अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और उसके लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपनी बातों को लिखकर यानी कि राइट करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर अपनी बातों को बोलकर यानी कि स्पीकिंग बोलकर अपनी बातों को एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको उस भाषा के शब्दों की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो यानी कि आपको उस लैंग्वेज के लेटर्स और वर्ड्स के नॉलेज होना बेहद आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों जो शब्द होते हैं वो अपने आप में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। एक शब्द से कभी भी किसी की पूर्ण बात का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ड्स को एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। एक ढांचा होता है, ओके, जिसमें आपको बताया था मैंने कि सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है, एडजंक्ट होते हैं, राइट। दोस्तों इस मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन को जहां पे हम वर्ड्स को उनके रोल के हिसाब से अरेंज करते हैं, ओके, तो हम इसे नाम देते हैं क्लोज। दोस्तों क्लोज का अर्थ होता है वाक्य, यानी कि शब्दों का एक ऐसा मेल जो एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मीनिंग को, एक पूर्ण अर्थ को कन्वे करता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्लोज और ये सेंटेंस में क्या फर्क है, इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है, हमें ये समझ नहीं आता। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई साहब क्लोज जो होता है वो आपके सेंटेंस की सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। सेंटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम लोग क्लोज कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जहां पर आपको एक सब्जेक्ट और उसकी एक इंडिपेंडेंट वर्ब का कॉम्बिनेशन नजर आए, हम उसे क्लोज कहते हैं। लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है उसके अंदर एक या एक से अधिक क्लोजेस भी हो सकते हैं जिनको आप कंजंक्शंस के माध्यम से जोड़ते हैं। यानी कि आपका क्लोज नंबर 1 प्लस एक कंजंक्शन और क्लोज नंबर 2। ओके, तो ये फर्क है आपका क्लोजेस और सेंटेंसेस में। ओके, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं किस चीज़ की, क्लोजेस की। तो दोस्तों अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में बात करूं, जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा कि शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक कंप्लीट सेंस को कन्वे करता है, हम उसे क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। ओके, तो दोस्तों क्लोज को आप कह सकते हैं वाक्य, या फिर देसी में आप कह सकते हैं हमारी रोजमर्रा की बातें, राइट। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो सब बोल रहा हूं, ये सब क्या है, क्लोजेस हैं, राइट। अब इस चीज़ को अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन किस आधार पे करना है, क्लासिफिकेशन करना है इस आधार पर कि आप बात किस अंदाज में कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, क्या बात करने का सिर्फ एक अंदाज होता है, नहीं ना भाई। किसी बात के माध्यम से आप जानकारी देते हैं, किसी बात के माध्यम से आप जानकारी को मांगते हैं। भाई किसी बातों से आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं और कुछ बातों से आप अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग ग्रामर में बोलते हैं स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट यानी कि आपकी बातों के कितने अंदाज हो सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लोजेस को 4 कैटेगरीज में विभाजित कर दिया है। कौन कौन सी है जरा नजर डालिएगा। भाई एक होती है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव यानी कि जिसमें किसी बात को डिक्लेयर किया जाए। दूसरी होती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेट करने का मतलब होता है जिसमें आप किसी से किसी बात के बारे में जानकारी मांगते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तीसरी होती है इंपेरेटिव, जिसमें आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। और चौथी होती है आपकी एक्सक्लामेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी,
जिसमें आप अपनी किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, एक्सक्लेमेटरी के अंदर एक और आ जाता है पांचवा, जिसे हम ऑप्टेटिव कहते हैं। ओके, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे सिर्फ डिक्लेरेटिव क्लॉजेस की। वो क्यों? क्योंकि आपके डिक्लेरेटिव क्लॉजेस सबसे ज़्यादा यूज होने वाले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं आपके डिक्लेरेटिव क्लॉजेस को। अगर हम बात करें डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो कुछ ग्रामेरियंस इसे एक और नाम से पुकारते हैं। वो कहते हैं इसे असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव क्लोजेस। ओके, अगर आपको मेरी एक बात याद होगी, मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश में हर एक चीज का मीनिंग उसके नाम के अंदर ही छिपा होता है। तो दोस्तों, डिक्लेयर का मतलब होता है किसी भी चीज की घोषणा करना, और असर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का दावा करना। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे आर्गुमेंट जिसमें आप किसी चीज के होने या ना होने की घोषणा या फिर दावा करते हैं, हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग उन्हें डिक्लेरेटिव क्लोजेस कहते हैं। एक लेमन्स लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें आप किसी प्रकार की जानकारी को देते हैं, यू बेसिकली कन्वे, यू बेसिकली गिव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, हम उन्हें क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? इनमें हमेशा ही सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ओके, सब्जेक्ट यानी कि वो टॉपिक जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में यहां पर आपका ऑब्जेक्ट और पॉसिबली आपका एडजंक्ट आ सकता है। ओके, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर वेरी करती है, वो डिपेंड करता है आपकी मेन वर्ब पे। वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हुई इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात। लेकिन अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो दोस्तों ये भी आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे स्टेटमेंट्स या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी चीज के होने या ना होने का दावा किया जाता है। तो जहां पे किसी चीज के होने का दावा किया जाता है, वहां पे हम लोग उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, हम इन्हें पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं यहां पे कोई चीज हो रही है। लेकिन जहां पे किसी चीज के ना होने का दावा किया जाए, हम लोग उन्हें कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आप अपने सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहां पर क्या करना है आपको? अपने सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है, लेकिन मेन वर्ब लगाने से पहले यहां पर आपको एक नेगेटिव पार्टिकल नोट या फिर नेवर को लगा देना है। याद रखिएगा, आपका जो नेगेटिव पार्टिकल होता है, नोट या नेवर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लग सकता है, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब एग्जांपल के रूप में आप कह सकते हैं ही इज माई स्टूडेंट। ओके, मैंने बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस लिया है, तो यहां पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर को। लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या कहूंगा? ही इज नॉट माई स्टूडेंट। तो यहां पे आपने देखा कि नेगेटिव पार्टिकल किसके बाद आया है? आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। ओके, अब आपके इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस की खूबसूरती है। खूबसूरती क्या है कि ये हर एक टेंस, यानी कि आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर, तीनों ही टेंसेस में पॉसिबल है। तो एक बार एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ओके, अब दोस्तों, क्लोजेस की पहचान उनकी स्ट्रक्चर से होती है। मैंने आपको अभी बताया कि आपके जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे, चाहे वो आपके पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों में सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर दूसरे एलिमेंट्स। ओके, और एंड में हमेशा ही आप क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का मतलब होता है कि सामने वाले की बात वहां खत्म होती है। ओके, तो अब इन सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मैंने आपसे अभी कहा कि आपका डिक्लेरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी टेंस में, किसी भी काल में, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वो सभी में पॉसिबल है। तो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। आप कहते हैं आई ऑलवेज रन ऑन फ्राइडे। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे आपका क्या चीज? डू छिपा हुआ है। ये आपकी एडवर्ब है। भाई साहब, एडवर्ब की 3 पोजीशन होती है, या तो वो बिल्कुल पहले आता है, या बिल्कुल एंड में आता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। यहां पर ये आपके मेन वर्ब से पहले आया तो समझ जाइए ये मिड पोजीशन में है। ओके, तो आपने कहा आई ऑलवेज रन ऑन फ्राइडे, यहां पे सबसे पहले क्या एलिमेंट आया है? सब्जेक्ट आया है। तो क्या है ये? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आप कहते हैं आई, फिर आपने कहा एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने कहा ड्राइविंग टू वर्क नाउ।
अभी क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आप कहते हैं शी, फिर हैज हेल्पिंग वर्ब, लिव्ड मेन वर्ब, देयरफॉर 10 इयर्स, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। आप कहते हैं ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर आपने कहा बीन, फिर आपने कहा वर्किंग। ओके, अब यहाँ पे परफेक्ट भी नजर आ रहा है, कंटीन्यूअस भी नजर आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, आप कहते हैं आई एंजॉयड द सूप। अब यहाँ पे आपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज बेशक की है, लेकिन इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, डिड छिपा हुआ है, यानी कि ये आपका सिंपल पास्ट है। आप कहते हैं ही वॉज वॉकिंग ऑन द ग्रास, यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग है मेन वर्ब। आप पैटर्न को देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये डिक्लेरेटिव है। लेकिन कौन सा टेंस है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। उसके बाद में आप कहते हैं दे हैड बीन इन दिस बिजनेस। अब यहाँ पे हैड लगाया है आपने, राइट, तो हैड का मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ पास्ट परफेक्ट। आप कहते हैं वी हैड बीन लुकिंग, हैड भी आ गया, आईएनजी भी आ गया, यानी कि हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप कहते हैं आई विल और शैल आते हैं फ्यूचर में, आपने यहाँ पे इसको यूज किया, ये होता है मोडाल ऑक्सिलरी, ये मोडाल और हेल्पिंग वर्ब दोनों का रोल निभा सकता है। उसके बाद में आपने कहा वर्क, मेन वर्ब लगा, यानी कि डिक्लेरेटिव है, बाद में लगा है फुल स्टॉप, तो ये हुआ आपका सिंपल फ्यूचर। आप कहते हैं ही विल बी वर्किंग, विल भी है, वर्किंग भी है, यानी कि आप कहेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस। आप कहते हैं फ्लाइट विल हैव अराइव्ड, अब विल भी है और हैव भी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो डेफिनेटली क्या हुआ, ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट। आगे आप कहते हैं वी विल हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 5 years दिस मंडे। अब यहाँ पे आपने जो है कहा है हैव बीन लिविंग, तो यहाँ पे हैव भी आ गया, लिविंग भी आ गया, यानी कि ये क्या हुआ, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि जहां पर आपका कोई भी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है हम उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, इनमें से मैंने कोई भी नेगेटिव नहीं बनाया। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है आपने, आप पोजीशन को जानते हैं, पोजीशन है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ओके, तो आप इनमें से किसी भी वाक्य के बीच में जहां पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट को लगा देंगे तो आपका नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बस एक चीज याद रखनी है, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे किसी चीज के होने या ना होने का दावा किया जाता है, हम उन्हें असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ और जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों एक चीज बताइए, हमने क्लोजेस का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया, स्पीच एक्ट क्या था कि आप किस अंदाज में बात कर रही हैं, बिल्कुल सही। तो भाई साहब आपके एक और इसके अंदर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव क्वेश्चंस। जी हाँ, यानी कि आपकी स्ट्रक्चर तो डिक्लेरेटिव है लेकिन आपका अंदाज प्रश्न पूछने वाला है। वो कैसे, आपने कहा यू आर फायरिंग मी, यू आर फायरिंग मी। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आप जानकारी दे रहे हैं लेकिन आप सामने वाले से कंफर्म कर रहे हैं, यू आर फायरिंग मी, तुम मुझे निकाल रहे हो। तो यहां पर आप देखते हैं एक लिमिटेड आंसर होगा, या तो यस या फिर नो। ओके, अगले क्वेश्चन में कहता है ही वांट्स टू ड्राइव टू द सिटी एट दिस आवर, वो इस टाइम ड्राइव करना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई बात बता रहे हैं लेकिन असलियत में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप किसी बात को कंफर्म कर रहे हैं सामने वाले से। तो सामने वाला क्या कहेगा, तो हाँ कहेगा या फिर ना कहेगा। आप कहते हैं शी इज मूविंग टू रशिया, वो रशिया जा रही है, यानी कि फिर से आप बात को क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर एज इट इज वही है, आपने पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, लेकिन एंड में क्योंकि आपने यहां पे जानकारी दी नहीं बल्कि जानकारी को कंफर्म कर रहे हैं तो हमने अपना चिन्ह बदल दिया। अब यहां पे हमने लगाया है इंटरोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, जो मैंने आपको समझाया अगर वो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आपकी डिमांड्स क्या है। अब आपको डेली सुबह 8 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। कल का टॉपिक है हमारा इंटरोगेटिव क्लॉजेस, जो अपने आप में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आपको टेंस पढ़ना है, अगर आपको एक्टिव पैसिव या फिर आपको डायरेक्ट नाउन सीखना है तो आपको उस चीज़ की डिटेल नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ओके, तो कल की वीडियो को देखना ना भूले। धन्यवाद।